नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने सोमिल मुनि के बारे में सुना। ये वही ब्राह्मण हैं जिनके घर पे आर्यवर्षकार रुके हैं। साथ ही साथ हमने एक चांडाल मुनि के बारे में सुना जिसने ब्राह्मणों को भयभीत कर दिया। अब विस्तार से जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 41। सन्निपात भेरी। फसल कट चुकी थी और वर्षा आरंभ होना चाहती थी। वैशाली में युद्ध की चर्चा फैलती जाती थी। मगध सम्राट बिंबिसार की भीषण तैयारियों की सूचना प्रतिदिन चर ला रहे थे। परिषद की गण संस्था ने युद्ध उद्वाहिका के संयुक्त सन्निपात भेरी की विशिष्ट बैठक का आह्वान किया था। संथागार में वज्जीगण के अष्टकुल प्रतिनिधि, 9 मल्ल संघों के और 18 काशी कौलों के गण राज्यों के राज प्रमुख आमंत्रित थे। संपूर्ण उद्वाहिका सदस्य उपस्थित थे। गणपति ने उद्वाहिका का उद्घाटन किया। उन्होंने खड़े होकर कहा, बनते गण सुने, आज जिस गुरुतर कार्य के लिए वज्जी मल्ल कोश के गणराज्यों का यह संयुक्त सन्निपात हुआ है, उसे मैं गण को निवेदन करता हूं। गण को भली भांति विदित है कि मगध सम्राट बिंबिसार वज्जी के अष्टकुलों के गणतंत्र को नष्ट करने पर कटिबद्ध हैं। वज्जी गण के साथ मल्लों के 9 संघ राज्यों से काशी कोलों के 18 गणराज्यों का भाग्य बंधा है। गण को संधि वैग्राहिक आयुष्मान जयराज बताएंगे कि शत्रु ने किन किन कूट चालों से हमें युद्ध के लिए विवश किया है। कौशलपति महाराज प्रसेनजित से परास्त होकर सम्राट बिंबिसार का उत्साह भंग हो जाएगा। हमने यही आशा की थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमें अभी ये सुविधाएं हैं कि पड़ोसी राज्यों के समाचार हमें समय पर ठीक ठीक मिल जाते हैं। इसी से हमसे मगध की ये विकट समर सज्जा छिपी नहीं रही है। बनतेगण, आज वज्जीगण के अष्टकुल पर और मल्ल काशी कौल गणराज्यों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और हम कह सकते हैं कि अब किसी भी क्षण वज्जी संघ की राजधानी वैशाली पर मगध सेना का आक्रमण हो सकता है। इतना कहकर गणपति बैठ गए, पर राष्ट्र सचिव नागसेन ने अब खड़े होकर कहा, बनतेगण सुने। गणपति ने जो सत्य विभीषिका पूर्ण सूचना दी है, उसकी गंभीरता एक और घटना से और बढ़ जाती है। बनतेगण जानते हैं कि कौशांबी नरेश शतानिक ने पूर्व काल में चंपा पर आक्रमण करके उसे आक्रांत किया था। आप ये भी जानते हैं कि चंपा की तटस्थता एवं मित्रता का वज्जी के साथ ही गणराज्यों से कैसे गंभीर स्वार्थ है। साथ ही ये बात भी नहीं भुलाई जा सकती कि चंपा का स्वतंत्र राज्य मगध की आंखों का पुराना शूल था, क्योंकि वो उसकी पूर्वी सीमा से मिला था और जब तक वो स्वाधीन था, मगध सम्राट बंग कलिंग की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। अंग बंग कलिंग वास्तव में राजनीतिक एकता में पूरे आबद्ध हैं। इधर हमारा लगभग आधा वाणिज्य चंपा ही के मार्ग में स्वर्ण द्वीप और मलय द्वीप पुंज तक पहुंच जाता है। इससे अंग की राजधानी चंपा हमारे वाणिज्य ही के लिए केंद्र नहीं थी, प्रत्युत मगध सम्राट के लिए भी कंटक रूप थी। इसी से कौशांबीपति उदयन से जब हमारी संधि हुई, तब हमने उन्हें विवश किया था कि वे अंग को स्वतंत्र राज्य घोषित करें, और उन्होंने भी प्रसेनजित और मगध सम्राट के बीच व्यवधान रखने ही में कल्याण समझकर हमारा प्रस्ताव मान लिया था और दधिवाहन को अंगपति मानकर चंपा में उसका अभिषेक कर दिया था। अब मगध सम्राट ने चंपा के इस दुर्लभ असहाय राजा दधिवाहन को मारकर अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया है। इससे न केवल पूर्व में बंग और कलिंग के लिए भय उत्पन्न हो गया है, प्रत्युत हमारा पूर्वी वाणिज्य ही समाप्त हो गया है। नागसेन ये कहकर बैठ गए। अब संधि वैग्राहिक जयराज ने खड़े होकर कहा, बनतेगण, आपने गणपति और परराष्ट्र सचिव के भाषण सुने। मैं गण का ध्यान अपने अष्टकुल के संगठन और उस पर आने वाली विपत्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मगध साम्राज्य में अब से कुछ ही वर्ष प्रथम केवल 80 सहस्त्र ग्राम थे और उसकी परिधि 23 कोस थी, परंतु आज उसका विस्तार आसमुद्र संपूर्ण भारत खंड पर है। उसके साम्राज्य में 2-4 छिद्र हैं, जिनमें हमारे गणराज्य ही सबसे अधिक उसकी आंख में खटक रहे हैं। प्रसेनजित ने उसे हरा दिया था, पर वास्तव में उसका कारण बंदुलमल और उसके पुत्रों का पराक्रम था। बूढ़ा कामुक प्रसेनजित आज आकाश से टूटे तारे की भांति लोप हो गया। इसी से बिंबिसार को इतना साहस हुआ है कि हम पर अभियान करे। अब तक हमारे अष्टकुलों में मिथिला के विदेह, कुन्यपुर के क्षत्रिय, कुल्लाक के उग्र, इक्ष्वाकु, लिच्छवी आदि अपना ठीक संगठन बनाए रहे हैं। पावा और कुशिनारा के मल्लों के 9 गण संघ भी आज हमारे साथ हैं और काशी कोलों के 8-10 गणराज्य भी। इस प्रकार काशी कोल राज्य, वज्जी गणराज्य संघ और मल्ल गणराज्य संघों का त्रिपुट हमारा संपूर्ण संगठन है। मगध सम्राट ने हमारे संयुक्त गणराज्य पर अब अभियान किया है
इसी से हमने आज मल्लों, अष्टकुल वज्जियों तथा काशी कोलों के 18 गणराज्यों की सन्निपात भेरी का आवाहन किया है। इतना कहकर संधि वेग्राहिक जयराज कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने उपस्थित गण सन्निपात की ओर देखकर कहा, बनते गण, आप जानते हैं कि आज भरत खंड में 16 महाजनपद है। इस 16 जनपदों से काशी, कोल, वज्जी, मल्ल, इन चारों गण संघों के 36 राज्यों का हमारा संयुक्त सन्निपात एक और है। अब चैतिक के दोनों उपनिवेशों के उपचर से हमें संधि करने की आवश्यकता है। चैतिक की राजधानी सुत्तिमती को जो मार्ग काशी होकर जाता है, उसमें दस्युओं का भय है और हमें वहां सुरक्षा का संपूर्ण प्रबंध करके अपना चर भेजना आवश्यक है। रही कौशाम्बीपति उदयन की बात, तो वे भी हमारे मित्र हैं। कुरु के कौरव प्रधान राष्ट्रपाल और पांचाल ब्रह्मदत्त हमारे गण के समर्थक हैं। ये दोनों गण भली भांति सुगठित हैं। निसंदेह मथुरा के महाराज अवंती वर्मन और अवंती के चंड महासेन हमारे पक्ष में नहीं है, परंतु चंड महासेन कभी भी अपने जामाता उदयन के विरोधी नहीं होंगे। फिर इन दोनों से मगध का विग्रह है। यद्यपि मगध सम्राट ने भी उदयन को अपनी कन्या देकर भारी राजनीति प्रकट की है और कुटिल वर्षकार ने योगंधरायण को भरमाकर मैत्री सूत्र में बांधा है, फिर भी अनेक गंभीर कारण ऐसे हैं कि वत्स के मामात्य योगंधरायण के कुशल कौटिल्य से ये दोनों महाराज इस युद्ध में सर्वथा उदासीन ही रहेंगे। परंतु हमें इसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। महाराज उदयन से हमारी मित्रता के सूत्र और भी दृढ़ रहने चाहिए और इसके लिए हमें भंतेगण देवी अम्बपाली का अनुरोध प्राप्त करना होगा। देवी अम्बपाली ही का ऐसा प्रभाव महाराज उदयन पर है कि वे आंखें बंद करके योगंधरायण के परामर्श की अवहेलना कर सकते हैं। भंतेगण, अब मैं आपका ध्यान सुदूर राज्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दक्षिण के अस्सक राज अरुण और गांधार के महागणपति पुक्कण्णति। आप तो जानते ही हैं कि गांधारपति पुक्कण्णति ने मगध सम्राट बिंबिसार को पठौनी भेजी थी। वे चाहते थे कि परशुपुरी के शासनानुसार को बिंबिसार सहायता दे। उनकी कठिनाइयां भी बड़ी पेचैली एवं दुखप्रद हैं। उनका छोटा सा गण पार्श्वों को अब देर तक सामना नहीं कर सकता। पार्श्व शासनानुशास दारियोश ने पश्चिम गंधार को अभी अभी अपने साम्राज्य में मिला लिया है। वो अब संपूर्ण तक्षशिला और गांधार के जनपद को आक्रांत किया चाहता है। वास्तव में परशुपति दारियोश पश्चिम का बिंबिसार है। इसी से सहायता की इच्छा से गांधार के गणपति ने मगध सम्राट बिंबिसार को पठौनी भेजी थी। परंतु मगध सम्राट के लिए अपनी ही उलझने थोड़ी नहीं थी। गांधार का मगध पर कुछ ऋण भी है। मगध के अनेक मागध तरुण तक्षशिला के सर्वोत्कृष्ट स्नातक हैं। उन्होंने गांधार राज को बहुत कुछ आश्वासन वहां से आती बार दिया था, परंतु मित्र सिंह ने भी उन्हीं के साथ तक्षशिला छोड़ा था और उन्होंने गांधार पति को समझा दिया था कि मगध सम्राट बिंबिसार पूर्व का दारियोश है। ऐसे साम्राज्य लोलुपों से आशा मत कीजिए। वज्जियों का अष्टकुल पूर्वी गांधार तंत्र है और वो आपका मित्र है, इसीलिए वैशाली गांधार के अपने ऋण को उतारेगा। कुछ देर चुप रहकर जयराज फिर बोले, इसलिए मित्रों, हमने मित्र सिंह के परामर्श से गांधारपति को जो संभव हुआ सहायता भेजी और आपको अभी मित्र काप्याक बताएंगे कि जिस काल मगध सम्राट चंपा और श्रावस्ती में व्यस्त थे, वैशाली के तरुणों ने सुदूर सिंधु नद के तीर पर अपने खड़क की धार से वज्जियों के अष्टकुल का कैसा मनोरम इतिहास लिखा था। परंतु मैं अभी कुछ और भी बातें कहूंगा। बंतेगढ़ सुने, अस्सक का राजा अरुण कलिंग गणपति सत्तभू पर आक्रमण करना चाहता है। कलिंग गणपति ने वज्जियों के अष्टकुलों की सहायता मांगी है और पूर्व समुद्र में अपनी स्थिति ठीक करने के विचार से हमने उसे स्वीकार कर लिया है तथा कलिंग राज्य से हमारी संतोषप्रद संधि हो गई है। रहा अस्सक, सो कभी वैशाली के तरुणों के खड़क से उसका भी निर्णय हो जाएगा। अब कंबोजों के बर्बरों का ही वर्णन रह गया है। वे थोड़े से स्वर्ण और उत्तम शस्त्र पाकर ही अपना रक्तदान हमें दे सकते हैं। इस प्रकार भंतेगण, हमने 16 महाजनपदों में अपनी स्थिति यथासंभव ठीक कर ली है। जयराज महासंधि वैग्राहिक ये कहकर बैठ गए। अब गांधार काप्यक ने खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने, अष्ट महाकुल के वज्जियों ने जो कुछ सिंधु नद पर अपनी कीर्ति विस्तार की है, उसी का बखान करने में यहाँ आया हूँ। गांधार गणपति की ओर से साधुवाद और कृतज्ञता का संदेश लेकर वज्जीगणों के नागरिकों की सेना में सम्मिलित होने का मुझे सम्मान मिला था। आचार्य बहुलाश्व ने स्वयं उसका निरीक्षण किया था। अश्व संचालन और शारंग, धनुष, खड़ग, शल्य, गदा और शक्ति के युद्ध में वैशाली संघ के तरुण गांधार तरुणों से किसी प्रकार कम न थे। भंतेगण, ऐसे मित्रों को पाकर हमें गर्व हुआ। आचार्य बहुलाश्व ने उन्हें पुष्कलावती से आने वाले राजमार्ग से संपूर्ण सिंधु तट की रक्षा का भार सौंपा था। शास ने सिरभी, सौवीर, पख्त, भलानस और वक्षु नदी के उत्तर तथा परशुपुरी के पूर्व के संपूर्ण जनपद को ध्वंस करने की बड़ी भारी तैयारी की थी।
परंतु उसकी सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि वो सिंधु को जहां से चाहे पार नहीं कर सकता था। उसे वैशाली के तरणों से रक्षित गोपित घाटों ही से नदी पार करना अनिवार्य था। बनते, मैं अत्युक्ति नहीं करता। इन वीर तरुण वज्जियों के कौशल और शौर्य ही के कारण वो अपने संपूर्ण जनबल से लाभ नहीं उठा सका और हमने उसके खंड खंड करके सदैव के लिए उसको दलित कर दिया। वो बहुत कम बल लेकर पीछे लौट सका। वज्जी वीरों ने गांधार तरुणों के साथ सिंधु पार कर पुष्कलावती, सुवास्तु और कुभा तक उसका पीछा किया और शत्रुवाहिनी पति को जीवित पकड़ लिया। तब हमारे प्रधान सेनानायक प्रिय मेघ ने अश्रु गदगद होकर कहा था, तक्षशिला सदा के लिए वैशाली का ऋणी रहेगा। और आज अपने सेनापति के वे ही शब्द मैं भी इस सांथागार में दोहराता हूं। प्रचंड करतल ध्वनि और साधु साधु की ध्वनि से बीच का आप्यायक चुपचाप खड़े रह गए। साधु 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 साधु। फिर ठहर कर बोले, गांधार में वज्जियों के अष्टकुलों की कीर्ति ध्वजा फहराने वाले, शास अनुशास के वाहिनी पति को जीवित बंदी बनाने वाले मेरे सुहृद प्रियदर्शी सिंह यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हैं, जिनके नेतृत्व में वैशाली तंत्र के तरुणों ने वो कीर्ति कमाई थी। वहां हमारे संघ ने वैश्य सिंह को गांधार जनपद का नागरिक और गांधार गण संघ का आजन्म सदस्य चुना था। परंतु भंतेगण, मुझे और भी कुछ कहना है। जब हर्ष ध्वनि के बीच आचार्य बहुलाश्व ने गांधार गण के सम्मुख ये घोषणा की कि उनकी सुकुमारी कुमारी रोहिणी का वीरवर सिंह के प्रति सात्विक प्रेम है और वे उसका अनुमोदन करते हैं, तब संपूर्ण गणजन में आनंद और उल्लास का समुद्र हिलोरे लेने लगा और गणजन ने इच्छा प्रकट की कि रोहिणी और सिंह का पाणी ग्रहण गण के समक्ष वही हो। गणपति की इस आज्ञा का पालन करने जब सुश्री रोहिणी वक्ष कोष्ठक में बैठी सखियों के बीच से उठ लज्जा और हर्ष से आरक्त अवनत मुखी अपनी माता के पीछे पीछे शाला के भीतर आई, तो सदस्यों की उत्सुक दृष्टियों के भार से जैसे वो दब गई। उसके सुनहरे तार के समान बालों के अंगूर के ताजे गुच्छों का और जाव कुसुमों का श्रृंगार था। उसने कंठ में मुक्तमाल और कान में हिरक कुंडल पहने थे। वो सुंदर कौशेय और काशिक के उत्तरी अंतर्वासक और कंचुक से सुसज्जित थी। उस समय वो गांधार जनपद की कुलदेवी सी प्रतीत होती थी। गांधार राज ने अपने हाथों से उसे सिंह को समर्पित किया और समस्त जनपद ने दूसरे दिन गण नक्षत्र मनाया, जो हम जातीय त्योहार के दिन ही मनाते हैं। बनते, इस प्रकार गांधार जनपद ने अष्टकुल के वज्जियों की वीरता का जो अधिक से अधिक सम्मान किया जा सकता था सो किया। परंतु फिर भी गांधार गणपति ने घोषित किया है कि वो यथेष्ट नहीं है। और फिर गांधार गणसंघ ने एक नागरिक शिष्टमंडल इस अकिंचन की अध्यक्षता में इसलिए भेजा है कि हम लोग वैशाली गणतंत्र के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर सके। बनते, अंत में मैं ये और कहना चाहता हूं कि 2 ही 4 दिन में युद्ध में भाग लेने गांधार से चिकित्सकों और तरुणों का एक सुदृढ़ दल वैशाली में आ रहा है। बड़ी देर तक हर्ष ध्वनि होती रही। काच्यक गांधार चुपचाप आसन पर बैठ गए। अब गणपति उठे और सर्वत्र सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, बनते गण सुने, आयुष्मान नाग व जयराज और काप्यक के वक्तव्य आपने सुने। आयुष्मान सिंह के शौर्य की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। परिस्थिति पर आपने विचार किया है। अब मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं। प्रथम, प्रांत और कोश की रक्षा। दूसरे, अश्वारोही पदातिक और नौसेना का संगठन। तीसरे, राजस्व कोष और युद्धोत्पान उत्पादन। चौथा, कूटनीति, प्रचार और गुप्तचर। भंतेगण, प्रथम बार मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रांत और कोष की रक्षा के लिए आयुष्मान सूर्यमल का निर्वाचन हो। आयुष्मान सूर्यमल महाअट्टवी रक्षक के पद पर सुचारू कार्य करते रहे हैं। वे समस्त सीमा प्रांतों, नगर दुर्गों एवं घाटों तथा राजमार्गों से परिचित हैं। अब जो आयुष्मान को इस पद पर चुनते हैं वे चुप रहे। परिषद में सन्नाटा था। गणपति ने थोड़ा ठहर कर कहा, दूसरी बार भी भंतेगण सुने, जिसे ये पद आयुष्मान के लिए स्वीकृत हो वे चुप रहे। थोड़ी देर फिर सन्नाटा रहा। गणपति फिर बोले, तीसरी बार भी भंतेगण सुने, जिसे प्रांत और कोष्ठ की रक्षा के लिए आयुष्मान सूर्यमल का निर्वेचन स्वीकृत हो वे चुप रहे, न बोले। क्षण भर ठहर कर गणपति ने घोषित किया कि सूर्यमल उस पद पर चुन लिए गए। अब गणपति ने कहा, अब बनतेगण प्रथम बार सुने। मैं आयुष्मान सिंह को 36 गणराज्यों की संयुक्त समस्त चतुरंगिणी, पदाति, अश्वरोही और नौसेना के लिए सेनापति का प्रस्ताव रखता हूं। जो सहमत हो वे चुप रहें। सभा में सन्नाटा था। क्षण भर ठहर कर गणपति ने फिर कहा, बनतेगण दूसरी बार फिर सुने।
मैं आयुष्मान सिंह को सेनापति पद के लिए चुनने का प्रस्ताव रखता हूं। जो सहमत हो चुप रहें। इस पर भी सन्नाटा रहा। गणपति ने कहा, तीसरी बार भी भंतेगण सुने। समस्त सेनापति के पद पर आयुष्मान सिंह के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं। इसी समय सिंह धीरे से परिषद भवन के बीचों बीच आ खड़े हुए। गणपति ने कहा, आयुष्मान कुछ कहना चाहते हैं, कहें। सिंह ने कहा, भंतेगण सुने। गणपति और जनसंघ जो सम्मान मुझे देना चाहते हैं उसके लिए मैं आभार मानता हूं, परंतु मेरी अभिलाषा है कि इस पद के उपयुक्त पात्र वज्जीगण के महाबलाध्यक्ष सुमन हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि सेनापति पद पर वही रहे और हम लोग उनकी अधीनता में युद्ध करें। एक दो सदस्यों ने कहा। साधु। तब गणपति ने कहा, परिषद में सेनापति पद के लिए थोड़ा मतभेद है, इसलिए छंद लेने की आवश्यकता है। भंतेगण आप सावधान हो। शलाका ग्राहक छंद शलाकाएं लेकर आपके पास आ रहे हैं। उनके एक हाथ की डालियों में लाल शलाकाएं हैं, दूसरी में काली। लाल शलाका हाँ के लिए है और काली नहीं के लिए। अब जो आयुष्मान मेरे मूल प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं, अर्थात सिंह को प्रधान सेनापति पद देना चाहते हैं, वे लाल शलाका लें, और जो आयुष्मान सिंह द्वारा संशोधित प्रस्ताव के अनुसार सेनापति सुमन को चाहते हैं, वे एक काली शलाका लें। सिंह ने फिर खड़े होकर कुछ कहने की इच्छा प्रकट की। गणपति ने कहा, आयुष्मान फिर कुछ कहना चाहते हैं, कहें। सिंह ने कहा, भंतेगण सुने। मेरा प्रस्ताव गणपति के मूल प्रस्ताव का विरोधी नहीं है। सेनापति सुमन हमारे श्रद्धास्पद वृद्ध अनुभवी सेना नायक हैं। उनका अनुभव बहुत भारी है। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। वैशाली के लिए उनकी सेवाएं असाधारण हैं। इसलिए हम सब तरुणों को उनके वरदहस्त के नीचे युद्ध करना सब भांति शोभा योग्य है, उचित भी है। कम से कम मेरे लिए उनकी अधीनता में युद्ध करना सेनापति होने की अपेक्षा अधिक सौभाग्यमय है। इससे मैं अनुरोध करता हूं कि आप भंतेगण काली शलाका ही ग्रहण करें। साधु। परिषद में फिर साधु साधु की ध्वनि गूंज उठी। शलाका ग्राहक छंद शलाका लेकर एक एक सदस्य के पास गए। सबने एक एक शलाका ली। लौटने पर गणपति ने गिना, काली कम लौटी थी। गणपति ने घोषित किया, काली शलाकाएं कम लौटी हैं, तो भंतेगण आयुष्मान सिंह के प्रस्ताव से सहमत हैं। तब सेना नायक सुमन संपूर्ण संयुक्त सेना के सेनापति निर्वाचित हुए। अब भंतेगण सुने। प्रथम बार मैं राजस्व, कोष और युद्धोत्पान के लिए मैं आयुष्मान भद्रिय का प्रस्ताव करता हूं। फिर 3 बार गणपति ने परिषद की स्वीकृति लेने पर कूटनीति और गुप्त विभाग का अधिपति संधि वैग्राहिक जयराज को बनाया। इसके बाद सिंह उप सेनापति, गांधार काप्यक नौ सेनापति और आगार कौष्ठक स्वर्णसेन नियत हुए। ये सब कार्य संपादन होने पर गणपति ने कहा, भंतेगण सुने। हमने युद्ध उद्वाहिका का संगठन कर लिया है। अब हमें धन और अन्न की आवश्यकता है। राजकोष में युद्ध संचालन के योग्य यथेष्ट धन नहीं है। यदि राजकोष का स्थायी कोष संतोषजनक न हुआ तो इसका परिणाम अच्छा न होगा। सूर्यमल्ल ने खड़े होकर कहा, अरे तो तब धन आएगा कहां से? धन के बिना शस्त्र, नौका, अश्व और दूसरे उपादान कैसे जुटेंगे? नहीं जुटेंगे। इसी से भंतेगण हमें सेठियों से धन ऋण लेना होगा। भद्रिय ने कहा, क्या सेठी जन ऋण देंगे? स्वर्णसेन ने कहा, क्यों नहीं देंगे? क्या गण के साथ उनकी सुख समृद्धि संयुक्त नहीं है? क्या वे गण की व्यवस्था से ही अपने वाणिज्य व्यापार नहीं कर रहे हैं? क्या सैनिक बिंबिसार का उदाहरण हमारे सम्मुख नहीं है? महासेनापति सुमन ने कहा, भंतेगण सुने। जो संकट आज हमारे सम्मुख है ऐसा वैशाली पर कभी नहीं आया था। शत्रु को यही छिद्र मिल गया है कि हमारी सेना और कोष अव्यवस्थित और अपर्याप्त है, तभी वो साहस कर रहा है। और ये झूठ भी नहीं है। हमें नियमित राजस्व नहीं मिल रहा है। दुर्ग प्राकारों और नगर प्राकारों का भी संस्कार करना आवश्यक है। परिखा में जल नहीं है और उसमें मिट्टी भर गई है, वे एक खेत हो रही है। भद्रिय ने खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने। सेठी और सार्थवाह परिषद को 10 कोटि सुवर्ण धन ऋण दें और यह ऋण उन्हें 12 वर्ष में चुकाया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि वे गण को प्रसन्नता से धन देंगे। सिंह ने खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने। धन की व्यवस्था हो जाए तो और विषयों का युद्ध उद्वाहिका अपने मोहन गृह के गुप्त अधिवेशनों में निर्णय करे, जिससे शत्रु को छिद्रान्वेष का अवसर न मिले। इस पर कौलीय गण राज प्रमुख विश्वभूति ने कहा, काशी कौला के 18 गणराज इस युद्ध में अर्ध अश्वहिणी सेना और 3 कोटि सुवर्ण भार देंगे और अपने सैन्य की रसद व्यवस्था वे स्वयं करेंगे।
सन्निपात ने प्रसन्नता प्रकट की। मल्लों के प्रमुख रोहक ने कहा, तो 1 सहस्त्र हाथी, इतने ही रथ, 20 सहस्त्र अश्वभट और 50 सहस्त्र पदाति मल्लों के 9 गणराज्य देंगे तथा अपना सब व्यवहार उठाएंगे। मल्ल युद्ध उद्वाहिका को अपने संपूर्ण तटों, दुर्गों और युद्धोपयोगी स्थलों को उपयोग करने का भी अधिकार देते हैं। महाबलाधिकृत ने अब युद्ध उद्वाहिका का इस प्रकार संगठन किया। महाबलाधिकृत सुमन सेनापति, सिंह उप सेनापति, नौबलाध्यक्ष गांधार काप्यक, राजस्व कोष और युद्धोत्पादन भद्रिय, रसदाध्यक्ष स्वर्णसेन, प्रासंत कोष्ठ रक्षक सूर्यमल, काशिकोल प्रतिनिधि विश्वभूति और मल्ल प्रतिनिधि रोहक। इसके बाद सन्निपात भेरी का कार्य समाप्त हुआ। मोहन ग्रह की मंत्रणा। संथागार के पिछले भाग से संलग्न निशांत हम्र थे, जिसमें चारों ओर अनेक अट्टालिकाएं ऐसी चतुराई से बनाई गई थीं जिनके भीत और निकास के मार्गों का सरलता से पता ही नहीं लगता था। एक बार एक अपरिचित जन उन टेढ़े तिरछे मार्गों में फंसकर फिर निकल ही नहीं सकता था। इसी निशांत के बीचों बीच भूगर्भ में ये मोहन ग्रह था। इसके द्वार के समीप ही चैत्य देवता का थान था। इस चैत्य में आने जाने वालों का तांता लगा ही रहता था। इसमें इस ओर आने जाने वाले की ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती थी। चैत्य के देवता की विशाल मूर्ति पोली धातु निर्मित थी। इसी मूर्ति के पृष्ठभाग में सिंहासन के नीचे मोहन ग्रह का गुप्त द्वार था, जो कि यंत्र के द्वारा खुलता था तथा जिसे यत्नपूर्वक गुप्त रखा जाता था। इस गुप्त द्वार के अतिरिक्त मोहन ग्रह में आने जाने के लिए अनेक सुरंगें भी थीं, जिनका संबंध उच्च राज प्रतिनिधि जनों के आवास से था। उनके आवास में इन सुरंगों का मार्ग या तो किसी खंबे के भीतर था या भीत के भीतर होकर। ये द्वार इतने गुप्त थे कि निरंतर सेवा करने वाले दास दासी और भृत्य भी इनके संबंध में कुछ नहीं जानते थे। वज्जी संघ का यह कठोर विधान था कि मंगल पुष्करिणी में स्नात लिच्छवी राजपुरुष को छोड़ अन्य जो कोई भी किसी भांति इन द्वारों से परिचित हो, इन द्वारों के भीतर चरण रखे तो तुरंत उसी समय उसका वध कर दिया जाए, फिर वो अपराधी चाहे राजपुत्र ही क्यों न हो। इन सब कारणों से इस मोहन ग्रह के संबंध में विविध कीवदंतियां कहते थे। वो किस उपयोग में आता है ये भी लोग नहीं जानते थे। वहां जाने की चेष्टा करने वालों, जिज्ञासा करने वालों को जिन्होंने मृत्यु दंड पाते देखा था, वे वहां की विविध काल्पनिक विभीषिकाएं सुना सुनाकर लोगों को भयभीत करते रहते थे। इसी मोहन ग्रह में आज वज्जी संघ के विशिष्ट जनों की मंत्रणा बैठी थी। मंत्रणा ग्रह में 7 दीपाधरों पर धृत के दीप जल रहे थे और सब मिलाकर कुल 9 पुरुष वहां गंभीर भाव से मंत्रणा में व्यस्त थे। इन 9 पुरुषों में एक गणपति सुनंद, दूसरे महाबलाध्यक्ष सुमन, तीसरे सेनापति सिंह, चौथे विदेश सचिव नागसेन, 5वें संधि वैग्राहिक जयराज, 6ठे नौबलाध्यक्ष काप्यक, 7वें अर्थ सचिव भद्रिया, 8वें आगार कोष्ठक स्वर्णसेन और 9वें महाअट्टवी रक्षक सूर्यमल थे। विदेश सचिव नागसेन ने मंत्रणा का आरंभ किया। उन्होंने कहा, भंतेगण सुने, ये मोहन मंत्रणा अत्यंत अनिवार्य होने पर मैंने आमंत्रित की थी। मेरे पास इस बात के पुष्ट प्रमाण संग्रहित हैं कि अति निकट भविष्य में मगध सम्राट वैशाली पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं और उनके अमात्य ब्राह्मण वर्षकार मंत्र युद्ध का संचालन करने वैशाली में आए हैं। सम्राट द्वारा उनका कलह और बहिष्कार केवल कपट योजना है। उन्होंने मंत्र युद्ध का वैशाली में प्रारंभ कर दिया है और वे उसमें सर्वतोभावेन सफल होते जा रहे हैं। उनके सैकड़ों गुप्तचर विविध रूप धारण कर वैशाली में आ बसे हैं। अनेक नट, विट, वैश्याएं, कुटनियाएं, विदूषक तथा सती और तीक्ष्ण सभ्य नागरिकों के वेश में शिल्पी दूत, वणिक, सार्थवाह, सेठी बनकर वैशाली में फैल गए हैं। विविध प्रकार के धूर्त चारों ओर भर गए हैं और ये ब्राह्मण कुंडग्राम के ब्राह्मण सन्निवेश में एक टूटे छप्पर के नीचे बैठ उनके द्वारा मंत्र युद्ध का संचालन कर रहा है। गणपति सुनंद ने कहा, आयुष्मान के पास इन सब बातों के संबंध में क्या क्या प्रमाण है? क्या भंते गणपति, आपने कुंडग्राम के ब्राह्मण सन्निवेश में अभी जो घटना हुई उसे नहीं सुना है? क्या आयुष्मान उस चांडाल मुनि और यक्ष कन्या की बात कर रहे हैं? वही बात है भंते। मैं कहता हूं ये इस कुटिल ब्राह्मण का कोरा मंत्र युद्ध है। इसमें वैशाली जनपद के 100 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और अब संपूर्ण वैशाली भयभीत हो उस काणे कपट मुनि के चरणों में गिर गिर कर अपनी सुख दुख भावना, आकांक्षा तथा गोपनीय बातें भी बता रहा है। क्या आप ये नहीं सोच सकते कि ये सब छिद्र और जन जन की जीवन गाथा उस कुटिल ब्राह्मण के कान में पहुंचकर वैशाली के विनाश का साधन बन रही है? परंतु आयुष्मान, इसका क्या प्रमाण है कि वो भदंत कोई भाकुटिक वंचक है
त्यागी समर्थ ब्रह्मचारी नहीं। भंते, वो जो कुछ है उसे हमने जान लिया है। तो कौन है वो? ये जयराज कहेंगे। इन्होंने वैशाली से अनुसंधान सूत्र ग्रहण किया है, तो आयुष्मान जयराज कहें। बनते, वो काणा राजगृह का प्रसिद्ध नापीत धूर्त प्रभंजन है। वैशाली के बहुत जनों ने राजगृह में उससे बाल मुंडवाए हैं। जयराज ने कहा। क्या कहा? राजगृह का नापीत? हाँ बनते, उसका नाम प्रभंजन है और वो महाधूर्त है। और वो यक्षिणी, वो राजगृह की प्रसिद्ध वैश्या मागधिका है। किंतु फिर ब्राह्मण उपनिवेश के ब्राह्मणों के उन्मत्त होकर मरने का क्या कारण है? पूर्व नियोजित योजना। नंदन साहू ने विष मिश्रित खाद्य उन्हें दिया है। वो दुष्ट इसी कुटिल ब्राह्मण का चर है और उसकी संपूर्ण योजनाओं का माध्यम वाहक है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। यही नहीं बनते, आपने क्या विदिशा की वैश्या भद्र नंदिनी का नाम नहीं सुना, जिसके हाथ में आज वैशाली के प्राण हैं? हाँ, सुना तो है। वो कौन है? मागध विषकन्या कुंडनी। उसमें ऐसी सामर्थ्य बनते कि जिस पुरुष का वो चुंबन करेगी उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। चंपा की विजय का श्रेय इसी विषकन्या को है। इसी ने चंपा के महाराज दधिवाहन के प्राण लिए हैं। अंत ओह, ऐसी भयंकर सूचना! क्या तुमने उसके संबंध में यथातथ्य जान लिया है? क्यों भद्र? बनते, मैं उससे मिल लिया हूं। अब तक जो लिच्छवी उसके द्वारा मरे नहीं, ये उसकी कृपा है। नहीं तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो 100 सुवर्ण देने वाले किसी लिच्छवी तरुण को अपने आवास में स्वागत न करती हो। यह भी संभव है कि वो किसी महती योजना की प्रतीक्षा में है। ये तो अति भयंकर बात है आयुष्मान। नागसेन ने कहा। अभी अर्थ सचिव भद्रिय और महाअट्टवी रक्षक सूर्यमल भी कुछ सूचनाएं देंगे। आयुष्मान भद्रिय कहें। बनते, आपको तो ज्ञात ही है कि चंपा का कोई धन कुबेर कृतपुण्य सेठी गृहपति अंतरायण में कहीं से आकर बस गया है। हाँ बनते, उसके ऐश्वर्य और संपदा तथा वाडवश्यों के संबंध में मैंने सुना है। उसकी क्या बात है? बनते, वो भी इसी कुटिल ब्राह्मण का चर है। वो देश देशांतरों से वैशाली निगम के नाम हुंडिया मोल लेकर संचित कर रहा है। उसका विचार किसी भी दिन ब्राह्मण का संकेत पाते ही वैशाली के सब सेठियों के टाट उल्टवाने का है। यहां तक भद्र? अब बनते, सूर्यमल की सूचना भी सुने। बोले आयुष्मान। बनते, मुझे ये सूचना देनी है कि जिस दस्यु बलभद्र के आतंक से आजकल वैशाली आतंकित है, वो भी एक मागध सेनानी है और उसके अधीन 10 सहस्त्र साहसी भट्ट मधुवन में छिपे हैं एवं 50 सहस्त्र सैन्य वज्जीगण के विविध वन्य प्रांतों में गुप्त रूप से व्यवस्थित हैं। उसके सेना नायक सामंत और नायक गण वैशाली के उत्तर क्षत्रिय कुंडपुर सन्निवेश, वाणिज्य ग्राम, चापाल चैत्य, सप्ताह चैत्य, बहुपुत्र चैत्र, कपिनह चैत्य आदि स्थानों में छद्मवेश और छद्म नामों से बस रहे हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि अब वैशाली में कौन शत्रु है और कौन मित्र, इसका जानना ही कठिन है। क्या? महाबलाधिकृत सुमन ने कहा। भंते, नागसेन ने कहा। अब वैशाली विजय करने को सम्राट के यहां आने और सैन्य अभियान की आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ हो गया है वैशाली को जय करने के लिए यही यथेष्ट है। अब सेनापति सिंह ने खड़े होकर कहा। बनते गणपति, ये आपने शत्रुओं की विकट योजना का एक अंश सुना, अब अपने बल को भी देखिए। वैशाली का संपूर्ण राष्ट्र आज मदिरा और विलास में डूबा हुआ है। उसके प्राण अम्बपाली के आवास में पड़े रहते हैं। ये सेठी जन जो असंख्य संपदा के साथ संपूर्ण व्यापार विनिमय के भी एकमात्र स्वामी है, आवश्यकता पड़ने पर हमें युद्ध में कोई सहायता नहीं देंगे। हमारे कोष की दशा शोचनीय है। अर्थ सचिव इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। सैन्य संगठन का ढांचा ढीला है, तरुण कामुक और विलासी हैं। उन्होंने तीखी दृष्टि स्वर्णसेन पर डाली, जो चुपचाप विमन भाव से सब बातें सुन रहे थे। गणपति ने कहा। भद्रिय क्या कुछ कहेंगे? भद्रिय ने कहा, केवल यही कि यदि हमें तत्काल ही युद्ध करना पड़ा तो राजकोष की कोई सहायता ही नहीं मिल सकती। बलि संग्रह नहीं हो रहा और जब से दस्यु बलभद्र का आतंक बढ़ा है, इसमें और भी वृद्धि हो गई है। संभव है कि आगार कोष्ठक मित्र स्वर्णसेन सेना को अन्न और सामग्री दे सके। उन्होंने भी मुस्कुराकर स्वर्णसेन की ओर देखा। स्वर्णसेन ने खड़े होकर कहा, दस्यु बलभद्र का दमन यदि तत्काल नहीं हुआ तो फिर आगार की सारी व्यवस्थाएं नष्ट हो जाएंगी। अब नौबलाध्यक्ष काप्यक ने खड़े होकर कहा, बनते गणपति, एक महत्वपूर्ण सूचना मुझे भी देनी है। मागधों ने गंगा के उस पार पाटली ग्राम में सेना का एक अड्डा बनाया है। वे जब तब आकर ग्रामवासियों को घर से निकालकर स्वयं वहां रहने लगते हैं और वे गंगा और मिट्टी के तीर पर 2-2 लीग के अंतर पर काष्ठ के कोट बनवाते जा रहे हैं। पाटली ग्राम का गंगा तट नौकाओं से पटा पड़ा है। इस प्रकार वैशाली के ऐन नाक के नीचे ये पाटली ग्राम मागधों का सैनिक स्कंधावार बनता जा रहा है और कभी वो वैशाली के नौबल के लिए बहुत बड़ी बाधा प्रमाणित हो सकता है। हाँ, तो आयुष्मान नागसेन कहें कि सब बातों का विचार कर हमें क्या करनी है।
स्वर्णसेन ने बीच में ही खड़े होकर कहा, मेरा मत है कि इस कुटिल ब्राह्मण को तुरंत बंदी बना लिया जाए और उन सब गुप्तचरों को भी। ये तो खुला रण निमंत्रण होगा आयुष्मान, महाबलाधिकृत सुमन ने कहा, और इसका परिणाम भीषण हो सकता है। नागसेन ने कहा, मेरा तो मत यह है कि हमें त्रिसूत्रीय योजना विस्तार करनी चाहिए। एक सूत्र ये कि हमें निसृष्टार्थ दूत मगध को प्रेरित करना चाहिए। ये दूत कुलीन, बहुश्रुत, बहुबांधव, बहुकृत, बहुविध, बुद्धिमेता, प्रतिभा संपन्न, मधुरभाषी, सभा चतुर, प्रगल्भ, प्रतिकार और प्रतिवाद करने में समर्थ, उत्साही, प्रभावशाली, कष्ट सहिष्णु, निर्भिमानी तथा स्थिर स्वभाव वाला पुरुष हो। उसके साथ सब यान वाहन पुरुष परिवार हो, करणीय विषय का ऊहापोह करने योग्य हो। वो सम्राट को मैत्री संदेश दे, उसकी गतिविधि देखे, शत्रु के आटविक, अंतपाल, नगर तथा राष्ट्र के निवासी प्रमुख जनों से मैत्री संबंध स्थापित करे। मगध सैन्य का संगठन, व्यूही, परिपाठी, संख्या देखे समझे। शत्रु के दुर्ग, उसका कोष, आय के साधन, प्रजा की जीविका और राष्ट्र की रक्षा एवं उसके छिद्रों को भी देखे। दूसरा सत्र यह है कि हमें अपने इंगित, चेष्टा, आचार एवं विचार किसी से भी ऐसा प्रकट नहीं करना चाहिए जिसमें वैशाली में व्याप्त मागध दूतों को यह ज्ञात हो जाए कि हम सावधान हैं और हमारी योजना क्या है। और तीसरा सूत्र यह है कि हमें कोष, अन्न और सैन्य का भली भांति संगठन और व्यवस्था करनी चाहिए। महाबलाधिकृत ने कहा, मुझे योजना स्वीकृत है। आयुष्मान नागसेन का कथन यथार्थ है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वयं नागसेन ही मगध जाए। नहीं भंते, यह ठीक नहीं होगा। मैं यहां नियुक्त हूं, मेरी अनुपस्थिति तुरंत प्रकट हो जाएगी। मेरा प्रस्ताव है कि मित्र जयराज जाए। मैं स्वीकार करता हूं, परंतु योजना मेरी अपनी होगी। प्रकट में कोई अन्य व्यक्ति बहुत सी उपादेय सामग्री लेकर चले और मैं गुप्त रूप में। दूत का जाना वर्षकार की सम्मति से उनके लिए सम्राट से अनुनय करने के लिए हो। हम लोग सब भांति से दबे हुए हैं, भयभीत हैं, असंगठित हैं, असावधान हैं। यही भाव प्रकट हो, मेरी अनुपस्थिति भी प्रकट न हो। मेरे स्थान पर मेरा मित्र काप्यक मेरा अभिनय करे। ये तो उत्तम है आयुष्मान, महाबलाधिकृत सुमन ने कहा। सैन्य संगठन का कार्य मैं आयुष्मान सिंह को सौंपता हूं। मैं स्वीकार करता हूं भद्र, मेरी भी अपनी स्वतंत्र योजना होगी और अभी वो गुप्त रहेगी। तो ऐसा ही हो आयुष्मान। अब रह गया कोष, धान्य और साधन। इसके लिए आयुष्मान भद्री उपयुक्त है, फिर हम सबकी सहायता करेंगे। आयुष्मान जयराज 1 मास में लौट आए, तभी दूसरी बार मोहन ग्रह मंत्रणा हो। गणपति सुनंद ने कहा, तथा मंत्रणा समाप्त हुई। पारग्रामिक। काप्यक गांधार ने बहुत सी बहुमूल्य उपानय सामग्री ली। दास, सैनिक और पथ प्रदर्शकों के साथ ठाठ और आडंबर के साथ राजगृह को प्रस्थान किया। सम्राट से महामात्य वर्षकार का विग्रह शमन कराने के लिए यह योजना किया गया है। यह सुनकर ब्राह्मण वर्षकार ने एक शब्द भी हां या ना नहीं कहा। हर्ष विषाद भी कुछ उसने नहीं प्रकट किया, परंतु उसी दिन उसने मध्य रात्रि में कुछ आदेश लेख लिखे और उन्हें ब्राह्मण सौमिल को देकर कहा, यह लेख नंदन साहू के पास अभी पहुंचना चाहिए। नंदन साहू ने वो लेख पाकर उसी रात्रि को एक दंड रात्रि रहते अपने घर से प्रस्थान किया और वैशाली उपनगर में आकर उपाली कुंभकार के घर आया। उपाली कुंभकार श्रावस्ती से आकर अभी कुछ दिन हुए यहां बसा था। नंदन साहू ने वो लेख उसे दिया और कुछ भांड उपाली से क्रय कर उनका मूल्य चुका सूर्योदय से पूर्व ही घर लौट आया। परंतु वैशाली के 3 द्वारों से 3 पुरुष सूर्योदय के साथ ही 3 दिशाओं को निकले। तीनों पदातीक थे। एक ने उत्तर पूर्व में कुंडपुर जाकर इकम्र में मगध सेनापति उदाई को एक लेख लिखा। दूसरे ने पश्चिम में वाणिज्य ग्राम जाकर मागध संधि वैग्राहिक ध्रुव वर्ष को एक लेख लिखा। तीसरे ने कुल्लोक सन्निवेश में स्थित मागध सेना नायक सुमित्र को तीसरा लेख दिया। वे अपना अपना कार्य पूर्ण करके अपने अपने स्थान पर फिर वैशाली में लौट आए। परंतु इन तीनों ही व्यक्तियों के पीछे छाया की भांति 3 और व्यक्ति भी उपयुक्त स्थानों पर उनके पीछे पीछे पहुंच जाते थे। वे तीनों वैशाली नहीं गए। पूर्वोक्त व्यक्तियों के वैशाली लौट जाने पर वे लंबा चक्कर काटकर टेढ़े तिरछे मार्गों में घूमते फिरते हुए द्युति पलाश चैत्य में एकत्रित हुए। वहां एक ग्रामीण तरुण वृक्ष की छाया में बैठा सुस्ता रहा था। तीनों ने उसके निकट पहुंचकर अभिवादन करके अपने अपने संदेश दिए। ग्रामीण तरुण ने उनमें से प्रत्येक को कुछ मौखिक संदेश देकर भिन्न भिन्न दिशाओं में चलता किया। फिर वो कुछ देर बैठा कुछ सोचता रहा। उसने वस्त्र से कुछ लेख मानचित्र निकालकर उन्हें ध्यान से भली भांति देखा, फिर उन्हें नष्ट कर दिया। इसके बाद वो मन ही मन बड़बड़ाकर हंसा और उसके मुंह से निकला,
बस खड़ग और मैं। एक बार उसने अपने चारों ओर देखा, फिर उठकर राजगृह के मार्ग पर चल दिया। इस समय दोपहर दिन चढ़ गया था और वो मार्ग विजन वन में होकर था। दूर दूर तक बस्ती का नाम न था, कहीं सघन वन और कहीं एकाध ग्राम, परंतु वो सूर्यास्त तक बिना कहीं रुके चलता ही चला गया। उसने यथेष्ट मार्ग पार किया। अंततः वो भिंडी ग्राम की सीमा में आया। यहां एक चैत्य में उसने विश्राम करने का विचार किया। वो बहुत थक गया था, साथ ही भूख प्यास से व्याकुल भी था। चैत्य के निकट ही एक गृहस्थ का घर था। वहां जाकर उसने कहा, गृहपति, क्या मैं तेरे यहां आज ठहर सकता हूं क्या? मैं पारग्रामिक हूं, मुझे भोजन भी चाहिए। मेरे पास पाथेय नहीं है, परंतु तुझे मैं स्वर्ण दे सकता हूं। गृहपति ने कहा, तेरा स्वागत है मित्र। वहां गवाट में और भी 2 पारग्रामिक टिके हैं, वहीं तू भी विश्राम कर। वहां स्थान यथेष्ट है। आहार मैं तुझे दूंगा, इसमें स्वर्ण की कोई बात ही नहीं है। तेरी जय रहे गृहपति, ग्रामीण ने कहा और धीरे धीरे गवाट में चला गया। गवाट के प्रांगण के एक ओर छप्पर का एक ओसारा था। वहां 2 पुरुष बैठे बातें कर रहे थे। उन्हीं के निकट जाकर उसने कहा, स्वस्ति मित्रों, मैं भी पारग्रामिक हूं। आज रात भर मुझे भी आपकी भांति यहीं विश्राम करना है। तेरा स्वागत है मित्र, बैठ, दोनों में से एक ने कहा। परंतु उन्होंने परस्पर नेत्रों में ही एक गुप्त संदेश का आदान प्रतिदान किया। आगत ने भी उसे देखा, परंतु निकट बैठते हुए कहा, कहां से मित्रों? वाणिज्य ग्राम को। किंतु कहां से? ओह, चंपा से। परंतु चंपा से इस मार्ग पर क्यों? प्रयोजनवश मित्र। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है। ग्रामीण ने हंसकर कहा। उस हंसी से अप्रसन्न हो एक ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है मित्र? बात कुछ नहीं मित्र, मुझे कुछ ऐसी ही टेव है। हाँ, क्या मित्रों आप में से कोई अच्छी कहानी कहना भी जानता है क्या? कहानी? जी हाँ, कहानी सुनने की भी मुझे टेव है। वो फिर हंस दिया। इस पर दोनों चिढ़ गए। उनके चिढ़ने पर भी वो ग्रामीण हंस दिया। एक ने तीखा होकर कहा, ये बात बात पर हंसना क्यों? तुम मित्र ग्रामीण है ना? जी हाँ, ग्रामीण तो हूं। और तुम? हम नागरिक हैं। इस बार ग्रामीण जोर से हंस पड़ा। उस नागरिक ने उस पर क्रुद्ध होकर पास का दंड हद तक उठाया। उसके साथी ने उसे रोक कर कहा, अरे ये क्या करता है? उसे हंसने देना, उससे हमारा क्या बनता बिगड़ता है? साथी की बात मानकर वो व्यक्ति नवागंतुक को क्रुद्ध दृष्टि से देखने लगा। इसी समय गृहपति भोजन सामग्री लेकर वहां आए। उसने कहा, भंतेगण, कुछ सैनिक ग्राम के उस ओर किन्हीं को खोजते फिर रहे हैं, कहीं वे आप ही को। सुनकर तीनों व्यक्ति चौकन्ने हो शंकित दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। इस पर पीछे आए पुरुष ने कहा, मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं मित्र। हम लोग उन छद्मवेशी मागध गुप्तचरों को ढूंढ रहे हैं जिन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश वैशाली से प्रचारित हुआ है। उसने तिरछी दृष्टि से दोनों पुरुषों को देखा जो शंकित से उसे देख रहे थे। पारग्रामिक ने कहा, मित्र वे किधर गए हैं मुझे बता, मैं उन्हें अभी लाता हूं। इतना कह वो द्रुत गति से गृहपति की बताई दिशा की ओर चल दिया। उसके बाद ही दोनों बटारू भी उद्विग्न से हो, हम भी देखें कौन है, कहकर उठकर उसकी विपरीत दिशा को भाग खड़े हुए। गृहपति अवाक खड़ा यह अद्भुत व्यापार देखता रहा। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।